हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स क्लासेस में। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या एंट्रेंस एग्जामिनेशन जहां पे आपको लगता है कि करंट अफेयर्स उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आइए मेरे साथ क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। मैं डेली आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो होते हैं वो लेके आता हूं, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं वो मिस ना हो। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि डे टू डे जो चीजें होती हैं उससे हम अवेयर रहें, तो ये क्लास उसके लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम 30 जून के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है, हर क्लास में मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं और उस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी क्लास में भी मिल जाएगा। सो हु अमॉन्ग द फॉलोइंग, दिस इज नॉट क्वेश्चन नंबर 3, उसी क्वेश्चन में से जो मैं पूछूंगा, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द 35th फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। फॉरेन सेक्रेटरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, जैसे कि इस समय प्रेजेंट में फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए, आपको पता है मिनिस्टर्स ऐसा नहीं है कि उनको हर चीज की नॉलेज होती है, उनके साथ जो फॉरेन सेक्रेटरी होते हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस बार इंडिया के 35th फॉरेन सेक्रेटरी किसको चुना गया है, ये क्वेश्चन है। नृपेंद्र मिश्रा, अजीत डोवाल, विक्रम मिश्री या लव अग्रवाल, इसमें से कौन सा राइट आंसर है ये आपको देखना है। कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको खुद इस वीडियो में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए चलते हैं। पहली न्यूज जो है काफी आप सबको पता ही है और हमारे लिए काफी खुशखबरी थी, बहुत बड़ी। हमने पूरा, सच में एक तरह से पूरे इंडिया को जश्न मनाने का मौका मिला। लगभग 17 साल बाद हमने जो है T20 के अंदर वर्ल्ड कप जीता। 2007 लास्ट टाइम जो वर्ल्ड कप जीता था महेंद्र सिंह धोनी के अगुवाई में। अब जो ये वर्ल्ड कप जीता गया है, नॉर्मली वी ऑल नो कि प्रेज किया जा रहा है, इट वाज सच अ बिग विन अगर मैं बात करूं तो। और इस वर्ल्ड कप की जीत से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। जो लास्ट मैच हुआ है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, जो मैच था, आप देखिए 30 बॉल में 30 रन चाहिए था और उस समय लगभग ऐसा लग रहा था कि अब उम्मीद बिल्कुल नहीं बची है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा से ये क्वेश्चन किया गया कि व्हाट यू वर थिंकिंग एंड व्हाट डिड यू से टू योर बॉयज व्हेन द स्कोर वाज रिक्वायर्ड, 24 बॉल में 26 रन की जरूरत थी, तब आपने अपने बॉयज से क्या कहा। तो रोहित शर्मा ने कहा कि द मैसेज वाज वेरी लाउड एंड क्लियर कि यू हैव टू पुट योर हार्ट, सोल एंड बॉडी 100% इन द गेम। एंड उसी चीज का एक रिफ्लेक्शन हमें सूर्य कुमार यादव के उस कैच में दिखता है, जहां से पूरा मैच जो है पलटा। और उसके बाद आपने देखा कि नेवर डाई एटीट्यूड जो वाला था, कि कभी भी नेवर गिव अप वाला जो एटीट्यूड था, पूरे मैच में बना रहा। एंड फाइनली वी वॉन दिस प्रीसियस ट्रॉफी और उसके बाद वर्ल्ड चैंपियन बने। और इस वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद दुनिया भर से तो प्रेज हो ही रहा है। बीसीसीआई ने अनाउंस किया है 125 करोड़ प्राइज फॉर द इंडियन टीम, राइट। जो मैनेजमेंट होगा उन और जो टीम के प्लेयर्स थे, इन सबके लिए 125 करोड़ का प्राइज मनी अनाउंस हुआ है। वी ऑलरेडी नो कि बीसीसीआई वन ऑफ द रिचेस्ट, अगर हम बात करते हैं तो बॉडी है किसी भी दुनिया भर के, अगर टीम क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करते हैं उसमें से। और इसमें इसी के साथ साथ एक न्यूज और देखने को मिला है कि जडेजा, रोहित शर्मा एंड कोहली ने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले लिया है। विराट कोहली ने तो उसी दिन अनाउंस कर दिया था, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उसके बाद हुई है उसमें रोहित शर्मा ने अनाउंस किया, और लेटली बाद में जाके रविंद्र जडेजा, इन्होंने भी अनाउंस कर दिया। ये तीनों फॉर्मर इंडियन T20 प्लेयर अब हो चुके हैं और एट अ पॉइंट ऑफ टाइम तीनों अपने टाइम के लीजेंड्स हैं इस टाइम में अगर हम बात करते हैं तो, राइट। लेकिन बाकी जो आपका वनडे मैच है और टेस्ट मैच है उसमें ये खेलते हुए आपको दिखेंगे। चलिए सबसे पहले आते हैं, फॉलोइंग द टीम इंडियाज हिस्टोरिक ट्रियम्फ, द बीसीसीआई इज अनाउंस्ड ₹125 करोड़ प्राइज मनी फॉर द मैन इन ब्लू ऑन संडे। एंड आफ्टर रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, रविंद्र जडेजा हैज आल्सो कॉल्ड टाइम ऑन हिज T20 करियर, कि रविंद्र जडेजा ने भी कहा कि ठीक है, अब हमने बहुत कर दिया, अब इसके बाद जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं उनके लिए भी टीम में अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। एंड दैट्स ए गुड साइन। बिल्कुल सही टाइमिंग के साथ मैं कहूंगा कि इस लेवल पे जाके और जब आप क्रिकेट को अलविदा कहते हैं तो बिल्कुल एक अच्छा जेस्चर होता है। मैच ऑल्सो मार्क द फाइनल टाइम कोच। इसके अलावा एक सबसे बड़ी चीज और भी रही कि राहुल, हम देखते हैं राहुल द्रविड़ की अगर मैं बात करता हूं तो राहुल द्रविड़ एज ए प्लेयर उस आईसीसी ट्रॉफी से बहुत दूर रहे, नहीं जीत पाए।
और इतना कुछ उन्होंने अपनी लाइफ में अचीव किया, द वॉल के नाम से फेमस है इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर, और एज ए कोच इन्होंने फाइनली ये ट्रॉफी जीती और इन्होंने भी अब इंडियन क्रिकेट टीम को अलविदा कह दिया, क्योंकि एज ए कोच इनका भी वो लास्ट मैच था, राइट। तो इनके लिए भी एक अच्छा फेयरवेल रहा अगर मैं बात कहूं तो। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम देख लेते हैं इस बार जो T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ये 9th एडिशन था आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का, और इसमें रिकॉर्ड नंबर ऑफ टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। पहली बार इतनी सारी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है। 20 डिफरेंट साइड्स रिप्रेजेंटेड इन अ टूर्नामेंट को होस्टेड बाय यूएसए एंड वेस्ट इंडीज। तो मैच खेला गया था यूएसए और वेस्ट इंडीज में, जिसमें से आप देखोगे 3 वेन्यू जो थे, इंडिया के पहले 3 मैच भी यूएसए में ही हुए थे, तो 3 वेन्यूज जो थे वो यूएसए में थे, और उसके बाद मैच शिफ्ट हो गया 6 वेन्यूज थे कहां पे, कैरिबियन आइलैंड, जो कि आपका वेस्ट इंडीज की तरह जाना जाता है। कुछ और फैक्ट्स क्रिकेट इस टूर्नामेंट से रिलेटेड कि प्लेयर ऑफ द मैच रहे लास्ट मैच में विराट कोहली ने, जो अपनी 75 रन्स की पार्टनरशिप खेली है, इनिंग्स खेला है, वो उसके लिए बने हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे जसप्रीत बुमराह, कमाल की बॉलिंग की, कोई भी बैट्समैन इनकी बॉल को समझ नहीं पा रहा था, इस तरीके की बॉलिंग है, मिस्ट्री बॉलर बन रखे हैं इस समय, ठीक है। अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज की अगर हम बात करते हैं, ये क्रिकेट वर्ल्ड कप इस बार कुछ टीम में, जैसे कि यूएसए की अगर मैं बात करूं और अफगानिस्तान स्पेशली, ऐसी टीम को निखार के लेके आया है जिसमें रहमानुल्लाह गुरबाज जो थे वो टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाया इन्होंने 281 8 इनिंग्स में, और इसके अलावा रोहित शर्मा भी इसमें इंक्लूडेड है। अफगानिस्तान के फजल फारूकी बॉलिंग में भी 17 विकेट्स के साथ मैक्सिमम विकेट टेकर रहे। उसके बाद भी मैं कहूं तो जसप्रीत बुमराह को इसलिए मैन ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया है क्योंकि इनका जो विकेट लेके और जो इंपैक्ट था गेम के ऊपर, वो इंपैक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट था, जिसके कारण इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बनी, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज लगाया है कि जब इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बनी है तो इसको बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से प्रेस किया है, बट ये काफी इंटरेस्टिंग मुझे मिला, जहां दिल्ली पुलिस ने जो सिग्नल ब्रेक करने को लेके एक होता है कि अवेयरनेस करना, तो बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। वी ऑल वेटेड 16 years 9 months 5 days and this much amount of seconds for India to win another T20 World Cup, right? So let's be a little patient at traffic signals too. तो यही चीज इन्होंने बोल रहे हैं कि ट्रैफिक सिग्नल पे भी थोड़ा सा हम पेशेंट दिखा दें, इतनी भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिखा दें। गुड मोमेंट्स आर वर्थ द वेट, व्हाट से। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से मैं कहूंगा कि इसको प्रेजेंट किया गया है। इंडिया की विन को भी सेलिब्रेट कर लिया और प्लस अवेयरनेस प्रोग्राम। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। डेनमार्क सेट टू इंपोज वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन टैक्स ऑन गैसी कैटल। गैसी कैटल मींस यू नो कि बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, और अगर कैटल की हम बात करते हैं तो जो इनका वेस्ट होता है उसमें आप देखिए मीथेन गैस, और इसके अलावा जो गैस जो कैटल प्रोड्यूस करती हैं उसमें भी हम देखें तो बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस गैस का पार्ट बन जाती है, ठीक है। तो अब क्योंकि इन्होंने कार्बन टैक्स लगाना स्टार्ट किया है, आज के टाइम में क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, और ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं जिसके कारण अगर हम देखें तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, तो उस चीज को लेके टैक्स का एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है जिसको कार्बन टैक्स बोला गया है बाय द डेनमार्क, राइट। अब वहां पे डेनमार्क में आप देखिए तो एग्रीकल्चरिस्ट जो मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं कैटल रियरिंग और इन सब में इन्वॉल्व है। So Denmark has announced plans to implement the world first carbon tax on livestock emission starting in 2030, जिसकी शुरुआत 2030 से हो जाएगी। एग्रीकल्चर इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एमिशन फॉर डेनमार्क। कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो कार्बन एमिशन हो रहा है उसमें एग्रीकल्चर सबसे बड़ा सोर्स है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है डेयरी में बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, और डेयरी में है तो इसका मतलब कैटल्स बहुत सारी देखने को मिलेंगी, और इन कैटल्स के वेस्ट से, इनके गैस से जो प्रोड्यूस होता है वो हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। पोर्क की बात यहाँ पे की जा रही है कि जो मीट होता है, स्पेशली पिग का जो मीट होता है, उसमें भी डेनमार्क जो है बहुत ज्यादा एक तरह से आगे है, और जिसके कारण वो भी एक सोर्स बन जाता है आपका कार्बन एमिशन का। एंड द प्लान इज एम्ड एट हेल्पिंग द कंट्री मीट इट्स क्लाइमेट गोल, कि जो कंट्री के हर एक कंट्री के क्लाइमेट गोल्स हैं उसमें से डेनमार्क जो है अपने क्लाइमेट गोल्स को अचीव करने के लिए ये टैक्स लेके आया है। सो होगा क्या इसमें कि नॉर्मली आप देखा जाएगा कि
किसके पास कितनी कैटल है, एक एग्रीकल्चरिस्ट जो है उसके पास कितनी कैटल है और उससे कितनी ज्यादा चीजें प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो इस पे काफी कंट्रोवर्सी भी हुई है, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि मेजरिंग टेक्निक क्या यूज की जाएगी, किस इंस्ट्रूमेंट से पता किया जाएगा कि कितना ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है कार्बन, तो उस हिसाब से आप उसके ऊपर टैक्स इंपोज करेंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या हुआ है, कॉन्ट्राडिक्शन भी हुआ है। और पुटिंग 40 बिलियन क्रोन जो है करेंसी है आपकी डेनमार्क की, इनटू प्रोजेक्ट्स दैट फिक्स द एनवायरनमेंट लाइक प्लांटिंग ट्रीज एंड मेकिंग वेटलैंड एरियाज। तो पहले तो इस प्रोजेक्ट के तहत इतना क्रोन रुपए जो है वो इन्वेस्ट करने की बात की जा रही है, जिसको $3.7 बिलियन कहा जा रहा है। टैक्स विल बिगिन एट 300 क्रोन पर टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट इमिशन फ्रॉम एनिमल्स इन 2030, कि पर टन के ऊपर 300 क्रोन का टैक्स लगा दिया जाएगा, एंड राइज टू 750 क्रोन बाई 2035। और कहा जा रहा है कि 2035 आते आते इसकी वैल्यू हो जाएगी 10, अगर टन का पर टन की बात की जा रही है तो 1 टन का अगर CO2 है तो 300 क्रोन 2030 तक रहेगा, 2035 आते आते उसके ऊपर 750 क्रोन की टैक्स लगा दिया जाएगा। 60% टैक्स ब्रेक विल बी गिवन एट फर्स्ट, ब्रिंगिंग द एक्चुअल चार्ज डाउन टू 120 क्रोन। ओके, इट विल देन राइज टू 300 क्रोन, की पहले 120 क्रोन, फिर 300 क्रोन, फिर उसके बाद लास्ट में 2035 के बाद 750 क्रोन। इस तरीके से ये प्लान बना के किया जा रहा है। तो हम इसमें नहीं जाते हैं कि कितना लगाया जा रहा है टैक्स। इसमें जो याद करने वाली इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसा पहली बार कार्बन एमिशन कैटल के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है उसके ऊपर पहला टैक्स लगाने वाला बन गया है डेनमार्क। तो ये डेनिश डेयरी बिजनेस सपोर्ट क्लाइमेट गोल्स बट दे हैव मिक्स्ड फीलिंग्स अबाउट द वे टैक्सेस आर बीइंग यूज्ड। सम इंपॉर्टेंट पीपल आर वरीड अबाउट हाउ द मेजर्स माइट, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। अगर हम डेनमार्क की बात करते हैं तो डेनमार्क एक कंट्री है नॉर्दर्न यूरोप के अंदर, एंड इट इज मेड अप ऑफ ज्यूटलैंड पेनिनसुला and more than 400 islands in the North Sea। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो डेनमार्क सेकेंड नंबर पे आता है हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दे हैव हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो ये इस मामले में फर्स्ट नंबर पे है। एंड दिस इज सेकेंड हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर फिनलैंड। तो ये छोटे छोटे देश हैं, एरिया वाइज तो बड़े हैं बट छोटे छोटे देश हैं पॉपुलेशन वाइज, और फिर यहाँ के अगर देखेंगे तो लिविंग स्टैंडर्ड वगैरह हाई दिखेगी आपको। डेनमार्क वाज वंस कवर्ड विद ट्रीज, तो लेकिन बाद में लोगों ने उसको चॉप डाउन कर दिया। आज के टाइम में लार्जेस्ट मैमल लिविंग इन द डेनमार्क टुडे इज द रेड डियर। रेड डियर वहां सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसका कैपिटल है कोपेनहेगन और इसकी करेंसी है क्रोन। तो हु इज द करेंटली प्राइम मिनिस्टर, और अगर प्रेसिडेंट की मैं बात करता हूं तो डेनमार्क के कौन है, ये आप लिख के मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। एज आई आस्क यू, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, डेप्टी NSA विक्रम मिश्री अपॉइंटेड इंडियाज नेक्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे डेप्टी पोस्ट पे, इस समय प्रेजेंट में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल। तो ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डिप्टी के रूप में काम कर रहे थे और अब इनको फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है, राइट। सो set to be appointed the next foreign secretary on June 28 डिसाइड किया गया। the appointment committee of the cabinet chaired by prime minister, normally इसमें प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर इंक्लूडेड होते हैं, and they have approved the appointment of विक्रम मिश्री न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। he has a good knowledge, एक बहुत अच्छा नॉलेज है। अगर मैं बात करूं तो चाइना के प्रोस्पेक्टिव में ज्यादातर, ठीक है, जो कि इस समय बहुत क्रूसियल हो रखा है हमारे लिए। जिस तरीके से जो डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है चाइनीज बॉर्डर पे, उसको लेके एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ही विल सक्सीड विनय मोहन वात्रा, इससे पहले विनय मोहन थे, एंड टेक चार्ज ऑन 15 जुलाई 2024 एज द फॉरेन सेक्रेटरी। ही विल हेड द ब्यूरोक्रेसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, की ये साथ देंगे किसका, ये साथ देंगे एस जयशंकर का। विक्रम मिश्री विल बी द 35th फॉरेन सेक्रेटरी, ये 35वें फॉरेन सेक्रेटरी होंगे। केपीएस मेनन हमारे पहले फर्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी थे इंडिया के 1948 में, जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बना था उसके बाद। एंड ही इज करेंटली द डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑल्सो। लेकिन एक बार जब इनको फॉरेन सेक्रेटरी के लिए अपॉइंट कर दिया जाएगा, जब से ये कुर्सी संभालेंगे तब से ये वाली जो डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की जो पोस्ट है वो लैप्स कर जाएगी। व्हेन ही एज्यूम्स हिज ऑफिस, ठीक है, यहां तक हमने कवर कर लिया। ओके, विक्रम मिश्री जो है कश्मीर में जन्मे हैं 1964 में, एंड ही इज 1989 बैच इंडियन फॉरेन सर्विस। और मैं बात करता हूं आईएएस ऑफिसर, एक हाईएस्ट जो अपने प्रमोशन लेते हुए जिस पोस्ट पे जा सकता है, और जो हाईएस्ट आपकी तैयारी करके रिटन एग्जाम करके जो पोस्ट हो सकती है वो एक सेक्रेटरी की हो सकती है, ठीक है।
सो एक्सटर्नल अफेयर्स एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एंड द फर्स्ट फीमेल फॉरेन सेक्रेटरी की अगर हम बात करते हैं तो उनका नाम है चोकीला अय्यर। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जीके पॉइंट ऑफ व्यू से कि चोकीला अय्यर जो है वो पहली फीमेल फॉरेन सेक्रेटरी रह चुकी हैं मार्च 2001 से लेके 2002 तक, एंड शी वाज 23rd फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इस समय है डॉक्टर एस जयशंकर। चलिए नेक्स्ट न्यूज, 5 आर्मी सोल्जर्स किल्ड ड्यूरिंग टैंक एक्सरसाइज नियर LAC इन लद्दाख। एक बहुत ही दुख भरी खबर है कि 5 हमारे जो ऑफिसर्स थे, अगर मैं बात करता हूं इंडियन सोल्जर्स आर्मी के, वो जो है उनकी डेथ हो गई क्योंकि जो टैंक को चला रहे थे वो टैंक नदी के अंदर फंस गया। थोड़ा पुराना टैंक था, ठीक है, लेकिन रीजन ये दिया जा रहा है कि अचानक से जो नदी का बहाव था बहुत तेज हो गया, करंट तेज हो गया और रेस्क्यू करने की कोशिश की गई लेकिन टाइम पे रेस्क्यू नहीं किया गया जिससे इनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो in a tragic incident on 28 June night, 5 army personnel lost their life after a mishap occurred in the न्योमा चुशुल जो एरिया है ईस्टर्न लद्दाख के अंदर। वहां पे आप समझ सकते हैं टेम्परेचर जो होता है -डिग्री सेल्सियस में चल रहा होता है वहां पे और बहुत ही हॉस्टाइल कंडीशंस होते हैं। सो 1 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, एक जेसीओ थे, 4 जवान थे, वो रिटर्न हो रहे थे। टैंक एक्सरसाइज जो होती है प्रैक्टिस चलती रहती है, तो T-72 ये टैंक था, ठीक है, एंड दे गॉट स्टक इन द श्योक रिवर। वो श्योक रिवर जो बहती है आपके लेह लद्दाख के अंदर और न्योमा चुशुल वाला जो एरिया है वहां पे ये टैंक फंस गया और उसके बाद अचानक से सडन कहा जा रहा है कि वाटर लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया। रेस्क्यू टीम वहां पहुंची, कोशिश किया रेस्क्यू करने के लिए, बट अनएबल टू सेव द क्रू मेंबर ऑफ द इल फेटेड T-72 टैंक्स एंड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग वाटर करंट ऑफ द रिवर। ये रीजन दिया गया है। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, इन सब ने दुख इसके ऊपर जताया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पोर्तुगल, एंटोनियो कोस्टा इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन के नए प्रेसिडेंट के रूप में किसको इलेक्ट किया गया है? एंटोनियो कोस्टा। तो लगभग 27 देश जो हैं, 27 कंट्रीज यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं। ठीक है, और इस बार जो प्रेसिडेंट बने हैं वो पोर्तुगल से बने हैं, एंटोनियो कोस्टा। इसमें इलेक्ट करने का, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का तरीका यही रहता है कि जितने भी हेड ऑफ द स्टेट्स होते हैं इन मेंबर कंट्रीज के, वो मिलके इलेक्ट करते हैं इनको। ठीक है, सो यूरोपियन काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन हैज इलेक्टेड एंटोनियो कोस्टा, अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्तुगल, एज इट्स नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑन October 1, 2024। यहां से इनका टेन्योर स्टार्ट हो जाएगा। एक बेल्जियन है, विल अज्यूम लीडरशिप इन ल्यू ऑफ चार्ल्स माइकल, की अब चार्ल्स माइकल की जगह लेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 2.5 ईयर्स। ये याद रखना है कि लगभग 2.5 साल के लिए इनका टेन्योर होता है और दोबारा री इलेक्ट हो सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। Does a person hold office of the president of the European for a maximum of 5 years? कि लगभग सिर्फ एक बार दोबारा री इलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पर्सन मैक्सिमम 5 साल के लिए पोजीशन होल्ड करके रख सकता है प्रेसिडेंट की, उसके बाद अपॉइंटमेंट नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं तो परमानेंट बॉडी इसको बना दिया गया था 2009 में, आफ्टर द इन्फोर्समेंट ऑफ ट्रीटी ऑफ लिस्बन, and the European Council is the top body of the 27 members European Union and it sets the political agenda of the European Union and meet twice a year। यूरोपियन यूनियन के तहत ये जो देश हैं ये आपस में करेंसी शेयर करते हैं, आपस में वीजा फ्री ट्रेवल शेयर करते हैं। ठीक है, और इसमें से आप देखेंगे यही एक मेन रीजन था जिसके कारण ब्रेक्जिट किया, इंग्लैंड बाहर हो गया इससे। प्रेसिडेंट लीड्स द यूरोपियन काउंसिल इन परफॉर्मिंग इट्स वर्क। प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल रिप्रेजेंट 27 मेंबर्स। ठीक है, अगर हम देखें तो ये नॉर्मली इंटरनेशनल जो समिट होते हैं उसमें ये प्रेसिडेंट इन 27 देशों को लीड कर रहे होते हैं। यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करते हैं तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको क्रिएट किया गया था मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के तहत, जो कि हुआ था कब? 1 नवंबर 1993 में, व्हेन दिस इंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर टुक प्लेस। उसके बाद ये जो ईस्टर्न यूरोपियन कुछ कंट्रीज प्लस वेस्टर्न कंट्रीज, मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, दे केम अप टुगेदर और उन्होंने कहा कि किस तरीके से हम पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करके अपने देशों का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह यूरोपियन यूनियन एग्जिस्टेंस में आया। इनकी अपनी करेंसी है कॉमन यूरो एंड यूनिफाइड फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी है, कॉमन सिटीजनशिप राइट्स है। तो ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो देश यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किए हैं। यूरोपियन यूनियन में टोटल 720 मेंबर्स यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट का पार्ट बनते हैं, मतलब 720 सीटें हैं वहां पे। ठीक है, जो कि यूरोपियन यूनियन के जो लोग हैं वो उनको इलेक्ट करते हैं। पार्लियामेंट सिट्स एट लग्जमबर्ग, ब्रुसेल्स। तो इसका मतलब कि वहां पे आप देखेंगे कि हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, और टोटल 27 कंट्रीज है। चलिए नेक्स्ट,
डॉक्टर उषा ठाकुर अवॉर्डेड 12th विश्व हिंदी सम्मान इन हिंदी संवाद इवेंट, कि इनको हिंदी संवाद इवेंट में डॉक्टर उषा ठाकुर को विश्व हिंदी सम्मान दिया गया है। और ये कहां हुआ? नेपाल के अंदर हुआ। तो ऑर्गेनाइज्ड बाय एम्बेसी ऑफ इंडिया इन नेपाल एंड रिकॉग्नाइजिंग हर कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लिटरेचर, कि इनका हिंदी लिटरेचर में जो एक कंट्रीब्यूशन रहा है उसको सम्मान दिया गया है। She has translated more than 40 literatures in Hindi and Nepali and strengthened Hindi language, कि हिंदी नेपाली में लगभग 40 से ज्यादा लिटरेचर को इन्होंने ट्रांसलेट किया है हिंदी को, और स्ट्रॉन्ग हिंदी लैंग्वेज की पोजीशन को रखा है। ये अवार्ड जो है ये दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। एंड हिंदी संवाद इवेंट हुआ था जो स्पेशली ऑर्गेनाइज किया गया था नेपाल एम्बेसी ऑफ इंडिया नेपाल के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं न्यूज। नेक्स्ट न्यूज है शफाली वर्मा ब्रेक्स रिकॉर्ड विद द टेस्ट डबल सेंचुरी, मेक्स फास्टेस्ट एवर वुमेन, बिकम्स फास्टेस्ट एवर वुमेन ओपनर। यानी आप देखिए वुमेन टेस्ट मैच में शेफाली वर्मा ने 200 रन मारे हैं, और 200 रन के स्कोर के बाद ये फास्टेस्ट 200 स्कोर है। इससे पहले इंडिया की तरफ से एक और प्लेयर है, उन्होंने 200 स्कोर किया है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और कौन है, राइट। तो इन्होंने अपना एक रिकॉर्ड बना लिया एंड कैन फ्लाइंग ओवर द यंग ओपनर शफाली वर्मा, सिर्फ 20 साल की हैं, ठीक है, और बिल्कुल धाकड़ तरीके से खेलती हैं। अगर मैं बात करता हूं तो वन ऑफ द टेस्ट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन चेन्नई ऑन 28 जून एंड आउटस्टैंडिंग टोटल ऑफ 205, सिर्फ 194 बॉल्स में इन्होंने 205 रन बना दिए। और साथ में इनकी जो पार्टनरशिप थी स्मृति मंधाना के साथ, उन्होंने भी 149 बनाए, 292 रन की पार्टनरशिप थी। और इंडिया ने टोटल एक मैसिव टोटल अगर देखा जाए पहले दिन फर्स्ट डे 525 बना दिया। टेस्ट मैच के पहले दिन इतना स्कोर बनाना भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड हो गया है, ठीक है, ओके। और इससे पहले मैंने आपसे पूछा था कि और कौन से इंडियन प्लेयर है जिसने 200 रन बनाया है, तो आप देखिए मिथाली राज ने भी पहले 200 रन बनाया हुआ है, ठीक है। और इससे पहले जो रिकॉर्ड था फास्टेस्ट डबल 100 का, वो था 248 डिलीवरीज में, किसने बनाया था? एनाबेल सदरलैंड। कहां की है? ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स मैं हर क्लास में आपको बोलता हूं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसपे आपको सेल्फ रिसर्च करना चाहिए, गुड फॉर योर प्रिपरेशन। इंडिया स्पेंड्स ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कितना खर्च करता है इंडिया, ये ध्यान में देने वाली बात है। क्या न्यू गाइडलाइंस है रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर्स को लेके? अभी बीच में गवर्नमेंट ने नए गाइडलाइंस पास किए थे। व्हाट आर द मेजर्स द गवर्नमेंट इज टेकिंग टू ब्रिंग डाउन द इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ राइस? जिस तरह से राइस का प्राइस बढ़ता जा रहा है, तो गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया है? मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट क्या है? कलदान में जो मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट बन रहा है। की प्रोविजंस क्या है? वाटर अमेंडमेंट पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन बिल 2024, ठीक है। इन सब चीजों के ऊपर आप रिसर्च करेंगे, आपका नॉलेज और इनहेंस होगा। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं बहुत फास्ट वे प्रोसेस में। एंड जैसे कि मैं ये क्वेश्चन करता जा रहा हूं, वैसे ही आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी करते जाइए, टू एक सेल्फ असेसमेंट हो जाएगा। Which Indian cricketer along with Virat Kohli and Rohit announced retirement from T20 cricket? विराट कोहली और रोहित शर्मा के अलावा और किसने T20 क्रिकेट से अभी अलविदा कहा है? ये है, अच्छा इसमें ऑप्शन सही नहीं है, मैं बात करूं तो ये तो रविंद्र जडेजा है, फिफ्थ रविंद्र जडेजा, ठीक है, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, Which country has announced plans to implement the world first carbon tax on livestock emission? किस देश ने अनाउंस किया है कि लाइवस्टॉक इमिशन पे कार्बन टैक्स लगाया जाएगा? ये है डेनमार्क। नेक्स्ट, हु इज द सेकंड हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? दूसरा हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सा है? अगेन डेनमार्क। फर्स्ट नंबर पे कौन है? फिनलैंड, ठीक है। Who among the following has been appointed 35th फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के रूप में किसकी अपॉइंटमेंट हुई है? विक्रम मिश्री। मिश्री ईस्टर्न अगर हम देखते हैं यूपी के अंदर, मिश्री मतलब मीठा गुड़ का जो थोड़ा लार्ज पीसेस होते हैं। Who was the first woman foreign secretary in India? पहली वुमेन फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? चोकीला अय्यर। Where is the origin of श्योक रिवर? कहां पे है? ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे इसका आंसर मुझे कि श्योक रिवर का ओरिजिन कहां पे है, थोड़ा सा रिसर्च करके। Who has been elected as the president of European Council of the European Union in 2024? किसको इलेक्ट किया गया है? एंटोनियो कोस्टा। कहां के हैं? पोर्तुगल के। हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन? टोटल अभी कितनी कंट्रीज हैं मेंबर्स? 27। हु हैज बीन अवॉर्डेड बाय 12th विश्व हिंदी सम्मान इन हिंदी संवाद इवेंट? किसको अवार्ड दिया गया है? डॉक्टर उषा ठाकुर। लगभग 40 किताबों को हिंदी से नेपाली में ट्रांसलेट करने के लिए, ठीक है।
सो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज करंट अफेयर्स। आई होप कि आपको लिए काफी फ्रूटफुल सेशन रहा होगा इस चीज को और इनकरेज करने के लिए, मुझे इनकरेज करने के लिए, और मैं आपके लिए और भी अच्छा वीडियो लेते आऊं। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।